गुड डे एवरीवन। मैं महेंद्र सिंह आर्य, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की चौथी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता के बारे में जानेंगे। इससे पूर्व हमने प्लेटो दर्शन शास्त्र का जनक और राजनीतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक, उनका जीवन परिचय, उनके प्रमुख कथन और प्लेटो की प्रमुख कृतियाँ या संवाद रचना और उनका प्रमुख ग्रंथ रिपब्लिक, उसके बारे में विस्तृत चर्चा और उसके साथ ही हमने प्लेटो का न्याय सिद्धांत संबंधी धारणा, जिसमें तात्कालिक न्याय सिद्धांत जो 3 प्रकार के थे, परंपरागत, क्रांतिकारी और कार्यकारण सिद्धांत, उनके बारे में चर्चा की। और साथ ही हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत मतलब उस समय तत्कालीन व्यवस्था के साथ साथ हमने प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत के बारे में क्या कहा, कि अपने क्या विचार रखे, इसके बारे में हमने चर्चा की। आज हम अगले बिंदु प्लेटो के न्याय सिद्धांत की क्या विशेषता रही, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की पहली विशेषता नैतिक सिद्धांत। फर्स्ट पॉइंट, नैतिक सिद्धांत। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा वैधानिक नहीं वरन नैतिक और सर्वव्यापी है। पहली जो विशेषता है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की, वो ये है कि वो नैतिक सिद्धांत के अंदर क्या है, कि वो नैतिक सिद्धांत और सर्वव्यापी सिद्धांत है। वो वैधानिक या कानूनी संबंधी कोई धारणा नहीं है। इसमें मानव के केवल वैधानिक कर्तव्यों का ही नहीं वरन समस्त कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। प्लेटो ने जो न्याय सिद्धांत दिया उसमें वैधानिक कर्तव्यों के साथ साथ उसने व्यक्ति के समस्त कर्तव्यों का उल्लेख किया है। उसने समाज में 3 वर्ग बताए हैं, जिसमें सभी वर्ग के लोग समाहित थे, जिसमें शासक वर्ग जो शासक कार्य करता था, अपने बुद्धि का प्रयोग, विवेक का प्रयोग करके शासन का संचालन करता था। इसके साथ ही जो दूसरा वर्ग था समाज के अंदर या राज्य के अंदर, वो था सैनिक वर्ग, जो अपने साहस और शौर्य से राष्ट्र की रक्षा करना उसका कर्तव्य था। और जो तीसरा वर्ग उसने बताया समाज के अंदर या राज्य के अंदर, वो था उत्पादक या सेवक वर्ग, जो सभी व्यक्तियों की सेवा और उत्पादक जो वस्तुएं थी उससे समाज को सौंपता था, जिससे समाज अपने को आगे लोक कल्याण के लिए आगे बढ़ाता था। तो समाज में 3 वर्ग थे और तीनों वर्गों के 3 गुण थे, और उसमें उन लोगों के सभी वर्गों के लोगों के कर्तव्य निहित थे। तो वो क्या था, कानूनी कर्तव्य के साथ साथ वो समस्त कर्तव्यों का उल्लेख उसमें किया गया कि कौन सा वर्ग कौन सा कार्य करेगा। दूसरी विशेषता के अंदर हम देखते हैं कि दूसरे जो पॉइंट है वह है न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व और संतुलनकारी धारणा। जो दूसरी विशेषता थी, न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व और संतुलनकारी धारणा। हमने देखा कि प्लेटो की जो विशेषता थी, जो उस समय तत्कालिक जो व्यवस्था थी न्याय संबंधी धारणा, तो वो जिसमें सिफालस, पोलेमार्क्स, थ्रेसिमेकस, ग्लाउकन, जो भी राजनीतिक विचारक थे, उन्होंने न्याय को क्या माना, बाहरी वस्तु, लेकिन प्लेटो ने क्या माना, आंतरिक वस्तु। वो आत्मा का गुण है। न्याय क्या है, आत्मा का गुण है। आपने पहले जो क्लास थी, तीसरी क्लास, उसमें भी बताया कि जो न्याय क्या है प्लेटो के अनुसार, न्याय आंतरिक या आत्मा का आंतरिक गुण है। इसके अंदर क्या कह रहा है सेकंड पॉइंट में, न्याय कृत्रिम या बाह्य वस्तु ने होकर मनुष्य के अंतःकरण की एक पवित्र भावना है, जिसका आधार आत्म संयम और आत्मत्याग है। इस बात पर बल दिया गया है कि जीवन में अति को नहीं वरन संतुलन को अपनाया जाना चाहिए। अपने भी एक कहावत है कि अति सर्वत्र वर्जित है। किसी भी चीज़ की अति या अधिकता
विनाशकारी या अहितकर होती है। उसी प्रकार प्लेटो ने भी क्या बताया कि जीवन में अति को नहीं वरन संतुलन को अपनाना चाहिए, कि जीवन में जब बैलेंसिंग, संतुलन, सामंजस्य होगा तभी जीवन आगे बढ़ पाएगा। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की तीसरी विशेषता के अंतर्गत तीसरा पॉइंट है कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। कार्य विशिष्टता का सिद्धांत, इस पॉइंट को आप अंडरलाइन करें और ये पॉइंट विशेषता आईएमपी है। और इसका मैंने आपको बार बार बता दिया कि समाज कार्य विशेषता का सिद्धांत ये था कि समाज में 3 वर्ग थे, शासक वर्ग, दूसरा था सैनिक वर्ग और तीसरा था उत्पादक वर्ग। 3 वर्ग थे और 3 वर्ग के 3 कर्तव्य या 3 गुण थे कि उनको क्या गुण था और उनके क्या कार्य थे या क्या कर्तव्य थे। उन पहला वर्ग था शासक। शासक वर्ग का जो गुण था बुद्धि और विवेक, और उसके कार्य क्या थे, शासन का समुचित संचालन करना, जन कल्याण करना, है ना, ये था इसका शासक वर्ग का प्रमुख कर्तव्य। और दूसरा जो वर्ग था वो था सैनिक वर्ग। सैनिक वर्ग का प्रमुख कार्य क्या था, साहस और शौर्य। साहस और शौर्य के साथ साथ वो क्या करता था, राष्ट्र के लोगों के जो व्यक्ति राज्य में रह रहे निवास करने वाले व्यक्तियों की रक्षा करना। और जो तीसरा वर्ग था उसका नाम था उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग का क्या कार्य था, उसका विशेष गुण क्या था, इंद्रिय तृष्णा। इंद्रिय तृष्णा के साथ साथ वो क्या कर रहा है, इंद्रियों की जो तृष्णा थी उसे तृप्त करने के लिए वस्तुएं उत्पादित करता था। क्या करता था, वस्तुएं उत्पादित करता था। और समाज के अन्य जो वर्ग थे, कौन से वर्ग, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को अपनी सेवाएं प्रदान करता था। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, वापस पॉइंट 2 तीसरे पॉइंट में ये लिख रहा है कार्य विशेषता का सिद्धांत। इसके अंदर क्या कह रहा है, न्याय सिद्धांत के अनुसार मानवीय जीवन के 3 नैसर्गिक तत्व हैं। पहला विवेक, साहस और तृष्णा। क्या 3 पॉइंट थे, विवेक, साहस और तृष्णा। जीवन के इन 3 तत्वों के अनुरूप ही राज्य के नागरिकों को क्रमशः 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समाज में 3 वर्ग थे, ठीक है, ये 3 वर्ग बता रहा है ये भी। और 3 वर्ग के साथ साथ 3 वर्गों के 3 गुण जो पहले लाइन में आए, विवेक, साहस और तृष्णा, इंद्रिय तृष्णा, है ना, इन तीनों वर्गों के अनुरूप ही राज्य के नागरिकों को 3 वर्ग में विभाजित किया गया है। कौन से वर्ग थे, शासन वर्ग, शासक वर्ग, दूसरा था सैनिक वर्ग और तीसरा था उत्पादक वर्ग। क्या था, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं, पहले जो आपको इजी वे समझ में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट था कार्य विशिष्टता सिद्धांत। इसके अंदर आप पढ़िए कि क्या लिखा है इसमें, कि समाज में 3 वर्ग थे, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। जैसा कि मैंने अंडरलाइन पे बता दिया आपको कि ये 3 वर्ग थे, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। और तीनों जो वर्ग थे उनके 3 गुण क्या थे, विवेक, साहस और तृष्णा। इनमें से प्रत्येक वर्ग को विशेष मनोयोग से अपने कार्यों में लगाए रखना चाहिए। मतलब जो समाज के 3 वर्ग थे, तीनों वर्गों को 3 गुण और तीनों वर्गों को जो 3 कर्तव्य थे उनको अपने कर्तव्यों के अनुसार अपने कार्यों की पालना सुनिश्चित करनी चाहिए। जो कार्य उसकी प्रकृति के अनुकूल हैं, इसके आधार पर ही कार्य श्रेष्ठता और समस्त समाज में एकता की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। आगे वो कथन में कह रहा है कि कार्य विशिष्टता में यह बात भी सम्मिलित है कि व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्तियों के कार्य में हस्तक्षेप ना किया जाए। अब मतलब क्या कहना चाह रहा है प्लेटो, कि कार्य विशेषता के सिद्धांत में कि समाज में जो 3 वर्ग है, तीनों वर्ग एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करें और अपने ही कर्तव्यों का पालन करें। क्या कह रहा है कि अपने ही कर्तव्य, अपने ही कार्यों का पालन करें और दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करें। इस संबंध में डॉक्टर रूज ने लिखा है, किसने लिखा है, डॉक्टर रूज ने लिखा है, इनवर्टेड कॉमा में अंडरलाइन करना, अपने कार्य को करना और अन्यों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है। डॉक्टर रूज क्या लिख रहे हैं अपने विचार, कि अपने कार्यों को करना और अन्य के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है। ठीक है, यह था थर्ड पॉइंट किनका, कार्य विशेषता
सिद्धांत के बारे में। अब हम चौथे पॉइंट जो है अति व्यक्तिवादी का विरोधी और सावयव एकता का सिद्धांत, जो फोर्थ पॉइंट है क्या है, अति व्यक्तिवादी का विरोधी और सावयव एकता का सिद्धांत। इसमें प्लेटो क्या कह रहा है, न्याय सिद्धांत की एक प्रमुख मान्यता यह है कि व्यक्ति समष्टि का अंग है और समाज के विकास में ही व्यक्ति का विकास निहित है। प्लेटो क्या कह रहा है कि समाज के विकास में ही व्यक्ति का विकास निहित है। कार्य विशिष्टता का सिद्धांत वर्गों और व्यक्तियों की भिन्नता उत्पन्न करने के लिए नहीं वरन एकता उत्पन्न करने के लिए अपनाया गया है। कार्य विशिष्टता का जो सिद्धांत है व्यक्तियों में अलग अलग डिवीजन या अलग अलग अंतर या अलग अलग भिन्नता बनाने के लिए नहीं है, लेकिन समाज में एकता बनाए रखने के लिए। जो व्यक्ति जिस कार्य को अच्छे से कर सकता है, जो वर्ग जिस कार्य को अच्छे से कर सकता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके या अपने साहस का प्रयोग करके या अपने अंदर तृष्णाओं का प्रयोग करके समाज को उन्नति या विकास के की ओर अग्रसर कर सकता है। न्याय सिद्धांत में व्यक्ति बनाम राज्य जैसी कोई स्थिति नहीं है। इसमें व्यक्ति राज्य के लिए है और राज्य के प्रति उसके कर्तव्य हैं, अधिकार नहीं। क्या कह रहा है प्लेटो कि व्यक्ति राज्य के लिए है और राज्य के प्रति उसके कर्तव्य हैं, अधिकार नहीं। उसके कर्तव्य राज्य के प्रति कि वो राज्य को क्या अपने दायित्व या अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करे जिससे समाज को उन्नति या तरक्की या विकास होने में विकसित होने में सहायता मिले। आगे लिखा इसने कि प्लेटो ने स्पष्टतया लिखा है कि नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है। अंडरलाइन करना, इन्वर्टेड कोमा में कोटेशन है कि नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है। इन्वर्टेड कोमा क्लोज। मतलब क्या है कि नागरिकों के अंदर जो कर्तव्य भावना, जो वर्ग है उनके जो दिए गए कार्य है या कर्तव्य है वो ही राज्य का न्याय सिद्धांत है। अब हम चलेंगे इसके पांचवें पॉइंट जो कि न्याय सिद्धांत की विशेषता थी, पांचवा पॉइंट अंतिम पॉइंट की ओर। तो उसमें जो पांचवा पॉइंट है दार्शनिक शासन। क्या है पांचवा पॉइंट? दार्शनिक शासन, शासक। पांचवा पॉइंट दार्शनिक शासन में प्लेटो कह रहा है कि न्याय की प्राप्ति के लिए यह नितांत आवश्यक है कि राज्य की शासन व्यवस्था विवेकशील, निस्वार्थी और कर्तव्य परायण व्यक्तियों के हाथ में हो। दार्शनिक शासक, शासक कैसा होना चाहिए? जो शासक वर्ग है वो शासक कैसा होना चाहिए? दार्शनिक। दार्शनिक होने के साथ साथ वह व्यक्ति जो राजा बनता है या सम्राट बनता है या जो शासक होता है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए कि वो शासन व्यवस्था जिस व्यक्ति के हाथ में वो क्या हो, कैसा हो? वो विवेकशील हो, वो निस्वार्थी हो और अपने कर्तव्यों के प्रति अडिग हो। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को ही शासक पद से सुशोभित किया जाना चाहिए। उपयुक्त गुणों से युक्त व्यक्ति को ही प्लेटो के दार्शनिक शासक का नाम दिया गया है। अंडरलाइन करना इस पॉइंट को, या आप लिख रहे हैं नोट्स बना रहे हैं तो उसमें इस चीज को नोटेट करना कि जो दार्शनिक शासक था, कौन सा शासक? शासक कैसा होना चाहिए? दार्शनिक, विवेकशील, निस्वार्थी और कर्तव्य परायण। इस तरह के व्यक्ति को ही क्या नाम दिया है प्लेटो ने? दार्शनिक शासक का नाम दिया है। जिसमें ये गुण विद्यमान हो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? दार्शनिक शासक। आगे, प्लेटो का न्याय सिद्धांत सीधा साधा होने के कारण महत्वहीन प्रतीत हो सकता है, लेकिन तत्कालिक परिस्थितियों के संबंध में इसका महत्व नितांत स्पष्ट है। प्लेटो के पूर्व और उसके समय में समाज और राज्यों में बड़ी अव्यवस्था फैली हुई थी। प्लेटो को पूर्व का मतलब क्या हुआ? उस समय जो तत्कालिक व्यवस्था थी या उस समय जो न्याय संबंधी जो व्यवस्था चल रही थी, कौन कौन सी व्यवस्था है?
तत्कालिक न्याय व्यवस्था है जिसमें 3 बिंदु थे, 3 सिद्धांत थे। परंपरागत न्याय सिद्धांत, दूसरा क्रांतिकारी न्याय सिद्धांत और तीसरा कार्यकरण न्याय सिद्धांत। ये 3 प्रकार के सिद्धांत चल रहे थे। वो व्यवस्थित थे जिनका प्रतिपादन, इन तीनों सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? सिफालस और उसके पुत्र पॉलीमार्क्स ने। क्रांतिकारी सिद्धांत का थ्रेसीमेकस ने और ग्लाउकन ने किस सिद्धांत का किया? कार्यकरण सिद्धांत का कार्यकरण न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो वो क्या है, इन जो सिद्धांत दिए उनमें क्या ये सिद्धांत कैसे थे? अव्यवस्थित सिद्धांत थे। और प्रत्येक राज्य धनी तथा निर्धन इस प्रकार के 2 परस्पर विरोधी वर्गों में बटा हुआ था। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी उसमें क्या था कि समाज 2 वर्गों में बटा था। कौन कौन सा? एक तो धनी वर्ग और दूसरा निर्धन कह सकते हैं, या उच्च वर्ग या निम्न वर्ग कह सकते हैं। उस समय जिसकी लाठी उसकी भैंस, आया वापस से वर्ड ये जैसा मैंने बताया कि माइट इज राइट, शक्ति ही सत्य थे। थ्रेसिमेकस का वो कथन था कि माइट इज राइट या शक्ति ही सत्य है, या इसका मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। जिसके पास सत्ता है, पावर है, उसके पास सब कुछ है। उस समय जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत क्रियात्मक रूप में तो प्रचलित था ही, थ्रेसिमेकस जैसे सोफिस्ट विचारक बुद्धि एवं तर्क की दृष्टि से इसे भी न्याय संगत ठहरा रहे थे। इनके विरोध में नैतिकता तथा सदाचरण की प्रतिष्ठित करने के लिए तथा तत्कालिक राज्य और समाज व्यवस्था की कुरीतियों को दूर करने के लिए प्लेटो ने तर्कों के आधार पर न्याय के विचार को प्रतिपादित किया। ये थे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता। 5 विशेषता के बारे में हमने जाना। अब आगे हम पढ़ेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना, कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की क्या आलोचना हुई। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। इसके अंतर्गत यूनान की तात्कालिक परिस्थितियों की दृष्टि से न्याय की धारणा उपयोगी है तथा उसका अपना महत्व है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं की जाती है। मतलब जो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो आलोचनाएं थी वो क्या थी? पहला, अब आलोचनाओं में क्या लिखेंगे आप? आपको इजी वे ये बता दूं कि जो विशेषताएं थी उसको आप उल्टा कर दीजिए। जो प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में जो विशेषता दी उसे उल्टा करके लिखेंगे तो एक तरह से उसकी ही आलोचना हो जाएगी। जो विचार उसने दिए, जो लोग अलग, जो शास्त्री है या अलग जो राजनीतिक विचारक है, उनको ये अच्छे नहीं लगे जो विचार प्लेटो ने दिए, तो प्लेटो की जो विशेषता है उसका अपोजिट या उसका विलोम ही न्याय सिद्धांत की आलोचना हो जाएगी। जो पहला बिंदु अपने पढ़ा था वो नैतिक धारणा है, कानूनी नहीं, तो वो एक तरह से क्या हो गया? पहले ही आलोचना होगी, है ना। तो पहला पॉइंट क्या होगा? कानूनी धारणा नहीं वरन एक नैतिक धारणा। आज न्याय को एक कानूनी धारणा के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये बात सत्य है कि आज कानून, न्याय क्या है? कानूनी धारणा कि अपने संविधान के अंदर हर चीज़ें बनी हुई है, न्याय व्यवस्था बनी हुई है, न्याय व्यवस्था के अंदर कानून बने हैं, नियम बने, और हर चीज़ें कानूनी नियमों के अनुसार ही संपादित होती है। लेकिन प्लेटो ने न्याय को एक कानूनी धारणा के रूप में नहीं वरन एक नैतिक धारणा के रूप में प्रतिपादित किया है। अंडरलाइन करना इसको कि प्लेटो ने न्याय को एक कानूनी धारणा के रूप में नहीं वरन एक नैतिक धारणा के रूप में प्रतिपादित किया है। आगे कोटेशन है, बार्कर ने के अनुसार, बार्कर ने आलोचना करते हुए क्या कहा? अंडरलाइन करना इसको, कोटेशन है इन्वर्टेड कोमा में। बार्कर के अनुसार इसका सबसे बड़ा दोष ये है कि प्लेटो का न्याय
प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय नहीं है। क्या कह रहा है बार्कर? प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय नहीं है, वह केवल मनुष्य को अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाली भावना मात्र है, कोई ठोस कानून नहीं है। इन्वर्टेड कोमा क्लोज। प्लेटो क्या कह रहा है, सॉरी बार्कर क्या कह रहा है प्लेटो के बारे में कि प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय नहीं है। प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय नहीं है। तो प्लेटो का न्याय क्या था? मुझे वापस रिपीट कर रहा हूं मैं पिछला वर्ड। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में प्लेटो ने क्या बताया कि न्याय क्या है? क्या न्याय, न्याय क्या है बताइए आप। मैं बताता हूं कि प्लेटो का न्याय क्या था। समाज में 3 वर्ग थे, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। इन तीनों वर्गों के 3 गुण कौन कौन से? शासक वर्ग का जो गुण था वो था बुद्धि या विवेक। दूसरा जो वर्ग था शासक वर्ग, शासक वर्ग का क्या कर्तव्य था या क्या कार्य था या क्या गुण था? साहस और शौर्य। और जो समाज का तीसरा वर्ग क्या था? उत्पादक वर्ग या सेवक वर्ग, उसका क्या कार्य था? इंद्रिय तृष्णा, या उसका गुण क्या था? इंद्रिय तृष्णा। जब विवेक, साहस और इंद्रिय तृष्णा, ये तीनों गुण समाज के अंदर या राज्य के अंदर एक निश्चित अनुपात में या सामंजस्य या समन्वय के अनुसार या एक अनुपात में जब समाज में स्थापित होंगे तो वहां पर क्या होगा? न्याय की स्थापना होगी। तो प्लेटो ने न्याय के बारे में ये कहा, ठीक है ना। तो बार्कर क्या कह रहा है उसकी आलोचना करते हुए कि प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय नहीं है, वह केवल मनुष्य को अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाली भावना मात्र है, कोई ठोस कानून नहीं है। वह क्या कर रहा है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों तक सीमित करना कर रहा है कि मतलब इन तीनों वर्गों के 3 कर्तव्य है, वहां तक उसको सीमित कर दिया कि व्यक्ति कोई दूसरा कर्तव्य या दूसरा कार्य नहीं कर सकता। समाज में 3 वर्ग है। इसके साथ साथ जब अपने बीए पार्ट फर्स्ट की जो क्लास पढ़ी थी मनु के अंदर, पढ़ा था आपने मनु, भारतीय राजनीतिक विचारक, जो बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर जो सेकंड पेपर था भारतीय राजनीतिक विचारक, उसके अंदर मनु आया। मनु में भी उस समय क्या था? 4 वर्ण थे। 4 वर्णों के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्यों? अपने भी प्राचीन समय में भारत में 4 वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे और 4 वर्णों में कौन किनको रखा गया? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, है ना। 4 वर्ण थे ना। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्णों के 4 कर्तव्य दे दिए। अपनी प्राचीन व्यवस्था भारत के अंदर भी देखें तो वर्ण व्यवस्था थी और चारों वर्ण के अंदर चारों के कर्तव्य थे। धर्म और कर्म के अनुसार उनको अपने कार्य या कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। जैसे ब्राह्मण का कर्तव्य था दान देना, यज्ञ करना, हवन करना, पूजा पाठ करना। ये किसका कार्य था? ब्राह्मण का। दूसरा कार्य जो दूसरा वर्ग था क्षत्रिय, क्षत्रियों का क्या कार्य था? समाज की रक्षा करना, राज्य की रक्षा करना, है ना। जो दूसरा वर्ग था उसके भी प्रमुख कर्तव्य थे। दूसरे व्यक्ति जो वर्ग थे वर्ण व्यवस्था के अंदर, जो वर्ग था एक दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता था, क्योंकि उनके कार्य धर्म और कर्म के आधार पर ही निर्धारित किए गए थे। जो समाज का तीसरा वर्ग था, वर्ण था या वर्ग था, उसका नाम क्या था? वेश्य। वेश्य का अर्थ मतलब बढ़िया या व्यापारी। उसका क्या कार्य था? व्यापार करना, है ना। व्यापार करना, वो मिश्रित रूप से सभी कार्य करता था। एक तरह से व्यापार भी करना, दान भी करना, यज्ञ भी करना, रक्षा कार्यों में सम्मिलित होना। तो मतलब निश्चित रूप से सभी कार्य कर सकते हैं। तो जो तीसरा वैश्य वर्ग था वो करता था। और शूद्र का क्या कार्य होता था कि समाज के 3 वर्ग, उपरोक्त 3 वर्ग कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्गों की सेवा करना। तो ठीक इसी प्रकार भारतीय राज्य व्यवस्था में ये परंपरा थी। तो उसी प्रकार पाश्चात्य जो था, पाश्चात्य जगत या पाश्चात्य राष्ट्र, वहां पर भी यही व्यवस्था थी कि समाज में जो वर्ग थे उनके प्रति जो वर्ग थे 3 वर्ग, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग, इनों की तीनों के कर्तव्य समाज में समाज या राज्य को संपादित करवाने होते थे कि ये कार्य ये वर्ग करेंगे। आगे कानून और नैतिकता में अंतर होता है। कानून व्यवस्थित समाज में अपने कार्यों को निर्देशित करने वाले नियमों से संबंधित होते हैं, जबकि नैतिकता इन कार्यों के पीछे
निहित विचारों और आदर्शों से संबंधित होती है। प्लेटो ने इस अंतर की दृष्टि में नहीं रखा और जो आगे कोटेशन के ये वो था विलियम बॉन्ड। क्या नाम था? विलियम बॉन्ड। विलियम बॉन्ड के अनुसार या विलियम बॉन्ड के शब्दों में इन्वर्टेड कॉमा कोटेशन, उसने नैतिक कर्तव्य और वैधानिक दायित्व के बीच की सीमा को भुला दिया। क्या कह रहा है विलियम बॉन्ड? उसने नैतिक कर्तव्य और वैधानिक दायित्व के बीच की सीमा को भुला दिया। इसका अर्थ क्या है? नैतिक कर्तव्य का अर्थ मतलब समाज के 3 वर्ग का क्या क्या कर्तव्य होगा उसे कहेंगे अपन नैतिक कर्तव्य। और वैधानिक दायित्व मतलब कोई उस समय की कोई कानूनी नियम नहीं थे, कोई कानूनी दायित्व नहीं थे, वैधानिक दायित्व नहीं थे, तो इन दोनों की सीमा को भुला दिया गया है। अब अपन नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड आलोचना हुई है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की उसके बारे में दूसरा जो बिंदु है वो है दार्शनिक वर्ग को समस्त शक्तियां प्रदान करना अनुचित। क्या पॉइंट दिया है? कि दार्शनिक वर्ग को समस्त शक्तियां प्रदान करना अनुचित। दार्शनिक वर्ग मतलब शासक वर्ग। क्या है? शासक वर्ग। शासक वर्ग को अपन समस्त शक्तियां दे दी, विवेक का प्रयोग करते हुए वे शासन का संचालन करें, है ना, समाज में जन कल्याण का कार्य करें, सभी चीज मतलब इन तीनों जो वर्ग थे शासक वर्ग के साथ साथ सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग पे भी नियंत्रण रखें, समाज को चलाएं, प्रजा की रक्षा करें, प्रजा पर नियंत्रण रखें, सभी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उनका देखरेख करें। तो सभी शक्तियां किसको दे दी है? दार्शनिक वर्ग को। तो इसके अंदर क्या लिखा है? प्लेटो ने शासन संबंधी सभी शक्तियां एक ही वर्ग दार्शनिक वर्ग को प्रदान कर दी है। दार्शनिक वर्ग का मतलब यहाँ पर शासक वर्ग से है। हमारा सामान्य अनुभव यह बताता है कि एक ही वर्ग को राजनीतिक सत्ता का एकाधिकार प्रदान करने का परिणाम उस वर्ग को पतित करना है। इस प्रकार राज्य को भ्रष्ट करना होता है। तो मतलब क्या है? प्लेटो क्या कह रहा है कि अगर हम दार्शनिक वर्ग या शासक वर्ग को समस्त शक्तियां दे देंगे तो वो क्या होगा? तानाशाह बन जाएगा और वो अपने आप को भ्रष्ट करते हुए अपने अधिकारों का अनुचित प्रयोग करेगा। एक तथ्य है, एक कोटेशन कही है इसके बारे में, एक तथ्य है इन्वर्टेड कॉमा सीमित शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। सीमित शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। जैसा कि मैं आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूं कि जो लास्ट में कोटेशन आ रही है सीमित शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। मतलब अगर शासक वर्ग को आप सीमित शक्तियां दे देंगे, सीमित अधिकार दे देंगे तो वो अपने कर्तव्यों का पालन अनुचित तरीके से करेगा और पूर्णतः तानाशाह बन जाएगा और राष्ट्र को विकास की जगह वो विनाश की ओर और अपने स्वहित या अपने स्वार्थों का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, तीसरा पॉइंट है मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं। इसके अंदर क्या कह रहा है? न्याय संबंधी किसी भी व्यवस्था का उद्देश्य मनुष्य का और समाज का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। क्या आलोचना करते हुए प्लेटो की जो आलोचना हो रही है न्याय सिद्धांत की, उसमें क्या कह रहे हैं कि न्याय संबंधी किसी भी व्यवस्था का उद्देश्य, न्याय क्या है? मतलब जैसे अपने भी अगर अपन देखें कि न्याय का मतलब होता है कि अपराधी को अपराध की सजा मिले और निरपराधी जिसने अपराध नहीं किया उससे दोष मुक्ति हो, ठीक है, और सजा उसी को मिले जिसने अपराध किया हो। ऐसा नहीं हो कि जिसने अपराध किया हो, जिसने अपराध नहीं किया उसे सजा मिल जाए और जिसने अपराध किया हो वो सजा से मुक्त हो जाए या सजा से बच जाए। तो ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और जो न्याय व्यवस्था है उसका मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए?
कि व्यक्ति और समाज का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। लेकिन प्लेटो के न्याय सिद्धांत के आधार पर इसकी प्राप्ति संभव नहीं है। लेकिन प्लेटो के न्याय सिद्धांत के आधार पर इसकी प्राप्ति संभव नहीं है। अगली स्लाइड की ओर अपन प्राप्ति संभव नहीं है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही कार्य तक सीमित कर दिया गया है। तो क्या कह रहा है कि मनुष्य समाज की सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो सकता इस व्यवस्था से, क्योंकि प्लेटो ने न्याय सिद्धांत के अंदर समाज में 3 वर्गों में उसे विभाजित कर दिया। इसलिए समाज और उनको अपने कर्तव्य व कार्यों तक ही सीमित कर दिया। इसलिए समाज की जो सर्वांगीण विकास है वो संभव नहीं है। इसका लक्ष्य व्यक्ति की एक ही प्रवृत्ति का विकास है। एक ही प्रवृत्ति का विकास मतलब उसने जो शासक वर्ग है उसको एक ही कर्तव्य दे दिया, जो दूसरा वर्ग है सैनिक वर्ग उसको भी एक कर्तव्य दे दिया, और उत्पादक वर्ग को ही अपने अधिकार कर्तव्यों तक ही सीमित कर दिया। इसलिए मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। केवल एक ही कार्य पर बल देने से व्यक्ति की अन्य अयोग्यता दूसरों में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता, और इसके अभाव में समाज का सर्वांगीण विकास भी संभव नहीं है। कि व्यक्ति को एक कार्यों तक ही समाहित करने से उसके अलग दूसरे कार्य नहीं कर सकता। लेकिन आज की व्यवस्था में ये परिवेश नहीं है। आज के परिवेश में ये व्यवस्था नहीं है, देखने को नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आज समाज में वर्ण व्यवस्था भी सुचारू रूप से संचालन नहीं हो रहा है। कि वर्ण व्यवस्था से कोई मतलब नहीं कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य आज कर सकता है। आज के परिवेश में अगर देखा जाए तो ये व्यवस्था आज भी लागू नहीं होती। जो चौथी आलोचना थी वो था गुणों का निर्धारण कोई आधार नहीं। गुणों का निर्धारण का कोई आधार नहीं मतलब जो गुणों का निर्धारण किया उन्होंने, शासक के 3 वर्ग और 3 गुण, उसका कोई आधार नहीं है। इसके अंदर इस सिद्धांत में मानव जीवन के गुणों या 3 प्रवृत्तियों के आधार पर समाज को 3 वर्गों में विभक्त तो किया गया है। जो चौथा पॉइंट है उसकी फर्स्ट लाइन देखिए आप, कि इस सिद्धांत में मानव जीवन के गुणों या 3 प्रवृत्तियों के आधार पर समाज को 3 वर्गों में विभक्त किया है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये बार बार चीजें आ रही है। समाज में 3 वर्ग और 3 गुण, शासक, सैनिक और उत्पादक या सेवक वर्ग, उसके 3 वर्ग और 3 गुण मैंने आपको बता दिए। किंतु मानव में कौन से गुण या प्रवृत्ति की प्रधानता है, इसके निर्धारण का आधार नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में जन्म ही गुण का निर्धारण का एक आधार बन जाता है। जैसे शासक वर्ग है तो शासक वर्ग का जो वंशज है वो शासक बनेगा, सैनिक वर्ग का जो वंशज है सैनिक बनेगा, और उत्पादक वंश जो है उत्पादक वर्ग का जो वंशज है या वंश परंपरा चल जाएगी तो उससे उत्पादक वर्ग का व्यक्ति उत्पादक वर्ग के कार्यों में सम्मिलित होगा। लेकिन उसका कोई आधार नहीं बताया है और जन्म ही एक तरह से उसका आधार हो गया। इस आधार पर इसे श्रेष्ठकर नहीं कहा जा सकता। इस बात की क्या गारंटी है कि दार्शनिकों की संतान भी विवेक और ज्ञान से युक्त होगी। अंडरलाइन करना, प्रमुख आलोचना, ये जरूरी नहीं है कि शासक जो वर्ग है या दार्शनिक वर्ग जो है उनकी संतान या उनके वंशज ही विवेक या बुद्धि से युक्त होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जो उत्पादक वर्ग है या देखा जाए तो दूसरा जो वर्ग है सैनिक वर्ग उनकी संतानें भी बुद्धि या विवेक से युक्त हो सकती है, वो भी राज्य का संचालन कर सकती है। लेकिन प्लेटो ने ऐसी व्यवस्था नहीं बताई। प्लेटो कहता है कि कर्म का निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं वरन गुण के आधार पर होगा, और लोहे तांबे में तथा तांबा स्वर्ण में बदल सकेगा। लेकिन प्लेटो ने इस संबंध में कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं की। इस कारण प्लेटो पर यह दोषारोपण किया गया है कि लोह तत्व मतलब अब इनकी तुलना भी कर दी। लोह तत्व मतलब उत्पादक वर्ग, स्वर्ण तत्व मतलब शासक वर्ग, और तीसरा जो वर्ग है कौन सा है, चांदी को क्या बोलते हैं, लोह तत्व, स्वर्ण तत्व और चांदी तत्व है। तो स्वर्ण तत्व कौन सा हो गया, शासक वर्ग। चांदी तत्व कौन सा हो गया,
सैनिक वर्ग और लौह तत्व उत्पादक वर्ग। वे लौह तत्व उत्पादक वर्ग के सदस्यों को निरंतर लौह तत्व ही बनाए रखना चाहता है, उसे स्वर्ण तत्व शासक वर्ग के सदस्य में परिणित होने का अवसर नहीं देना चाहता। तो मतलब क्या है कि वो जिस प्रकार भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था थी, तो वही व्यवस्था पाश्चात्य देशों में भी थी। उसमें शासक वर्ग का व्यक्ति नहीं चाहता था कि कोई उत्पादक वर्ग का व्यक्ति आकर शासक वर्ग का संचालन करे। इस चीज को लाइन करना, अंडरलाइन करना और इसे एक बार वापस रिपीट करना, आप लोग समझ रहे हैं ना। पांचवा जो आलोचना थी वो है वर्तमान समय के राज्यों पर लागू करना संभव नहीं। जो व्यवस्था थी इसमें भी अंडरलाइन करना कि आज की जो परिप्रेक्ष्य है कि भारत तो एक बहुत बड़ा विशाल राष्ट्र है ना, और इससे विशाल राष्ट्र पर इस प्रकार की व्यवस्था को लागू करना संभव नहीं होता। इसमें क्या लिखा है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत को वर्तमान समय के राज्यों पर लागू नहीं किया जा सकता। प्लेटो के समय में थोड़ी जनसंख्या वाले नगर थे। प्लेटो के समय में जो जनसंख्या थी बिल्कुल कम थी, कम जनसंख्या वाले नगर राज्य थे, किंतु वर्तमान समय में राज्यों की जनसंख्या करोड़ों में होती है। इन राज्यों की जनसंख्या को 3 वर्गों में विभाजित कर प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य सुनिश्चित करना या कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य उस समय की जो परिस्थितियां थी तत्कालिक परिस्थितियां, उस समय तो ये व्यवस्था लागू हो सकती थी कि समाज में 3 वर्ग बनेंगे और 3 वर्गों को 3 कर्तव्यों का पालन करना है। लेकिन आज की जो सामाजिक व्यवस्था है या आज का जो राज्य है उसमें जनसंख्या करोड़ों में या अरबों में होती है। ठीक है, वहां ऐसी व्यवस्था को संपादित करना या संपन्न करवाना आसान काम नहीं है। तो इस व्यवस्था को आज के जो वर्तमान समय में ये व्यवस्था है लागू करना संभव नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, छठा पॉइंट, सर्वाधिकार का मार्ग प्रशस्त होना। कौन सा मार्ग? सर्वाधिकार का मार्ग प्रशस्त होना। प्लेटो का न्याय सिद्धांत इस कारण भी अस्वीकार्य है कि इससे सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त होता है। समाज में किस व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाए इसका निश्चय शासक वर्ग ही करेगा। मतलब सर्वाधिकार किसे दिए गए थे? समाज में पहला वर्ग जो दार्शनिक वर्ग था, शासक वर्ग, सभी अधिकार इसके पास थे और वही निश्चित करता था कि किस व्यक्ति को जिसने जिस वर्ण से जन्म लिया, जिस वर्ग से जन्म लिया, उसे उसी वर्ग में रखना है या अन्य वर्ग में रखना है। तो इन चीजों का उस व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाए तो उसका निश्चय कौन करता था? समाज का जो पहला वर्ग था, शासक या दार्शनिक वर्ग ही करेगा। शासक वर्ग की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, वो लिमिटेशन में नहीं बंधा हुआ। कौन सा वर्ग? शासक वर्ग या दार्शनिक वर्ग। और उसे सदैव शासक वर्ग ही बने रहना है। मतलब शासक वर्ग हमेशा शासक वर्ग ही बना रहेगा। नीचे के जो वर्ग है उनमें आप थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते थे। ये मार्ग सर्वाधिकारवाद की ओर ले जाते हैं, जिसे किसी भी प्रकार मानव जाति के हित में नहीं कहा जा सकता। मतलब ये सर्वाधिकार मतलब क्या हो गया? आप अपने दार्शनिक वर्ग को या शासक वर्ग को पूरे अधिकार दे रहे हैं कि वो किस वर्ग के व्यक्ति को किस वर्ग में रखना है या उसके स्थान परिवर्तन करवाना है। ठीक है, और किस श्रेणी में रखा जाए या किस में नहीं रखा जाए, इसका जो निश्चय कौन करता था? शासक वर्ग ही करता था। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति थी सर्वाधिकारवाद की, वो मानव जाति के हित में नहीं कहा जा सकता। और आलोचना के अंदर जो अंतिम बिंदु है, 7वां बिंदु, वो है वर्गीय विशेषाधिकारों का समर्थन अनुचित। क्या है? वर्गीय विशेषाधिकारों का समर्थन अनुचित। इसके अंदर प्लेटो कह रहा है, आलोचक कह रहे हैं, एक विरोधाभास यह भी है कि न्याय से सामान्यतया हमें व्यक्तियों के प्रति व्यवहार में समानता का बोध होता है। न्याय से क्या होता है कि हमें व्यक्तियों के व्यवहार के प्रति समानता का बोध होता है। किंतु प्लेटो ने
अपने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत वर्गीय विशेषाधिकारों को न्यायोचित ठहराया। प्लेटो ने क्या किया, न्याय सिद्धांत के अंदर वर्गीय जो विशेषाधिकार उनको दे रखे थे, उनके कर्तव्य दे रखे थे, उसको न्यायोचित ठहराया कि ये सही है। न्याय के नाम पर वर्गीय विशेषाधिकारों का समर्थन किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। जो वर्गीय जो विशेषाधिकार है उसे किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। वास्तव में प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन एक वैधानिक सिद्धांत के रूप में नहीं वरन नैतिक सिद्धांत के रूप में किया है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत था वो कानूनी सिद्धांत या नियमों से बंधा हुआ नहीं था, वो क्या था, एक नैतिक सिद्धांत, जो आम भाषा में आदर्शी जो कह सकते हैं, आदर्शी न्याय सिद्धांत था। क्या था, आदर्शी न्याय सिद्धांत। अब ये हो गया अपना प्लेटो का न्याय सिद्धांत। तत्कालीन न्याय व्यवस्था, प्लेटो ने क्या न्याय व्यवस्था के बारे में बताई, न्याय सिद्धांत की क्या विशेषता थी और न्याय सिद्धांत की आलोचना। ये 4 पॉइंट हमने पढ़ लिए। जो प्लेटो का अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट बिंदु है, मेन पॉइंट, वो है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। सेकंड पॉइंट मेन पॉइंट आ रहा है, उस पर ध्यान दीजिए आप। जब प्लेटो का न्याय सिद्धांत हो गया, अब सेकंड पॉइंट है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में हम अगली ऑनलाइन क्लास के अंदर जो 5वीं क्लास होगी उसमें हम इसका अध्ययन करेंगे।